ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। लंदन में भी प्रधानमंत्री के दफ्तर के बाहर कुछ वैसी ही घटना हुई है जैसी इसी हफ्ते अमेरिका में व्हाइट हाउस के बाहर हुई थी। लंदन में जिस डाउनिंग स्ट्रीट इलाके में प्रधानमंत्री का दफ्तर और आधिकारिक आवास है, उसके मेन गेट से एक कार टकरा गई है। पुलिस ने कार के ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया और मामले की जांच शुरू कर दी। हालांकि ब्रिटेन इस घटना को आतंकी हमला नहीं मान रहा है, मगर इसी तरह अमेरिका में भी एक ट्रक ने राष्ट्रपति के दफ्तर के पास लगे सिक्योरिटी बैरियरों को टक्कर मार दी थी। और उसी से मिलती जुलती घटना में लंदन में कार प्रधानमंत्री दफ्तर तक पहुंच गई। इस मामले की सामने आई तस्वीरों में वो सिल्वर कार 10 डाउनिंग स्ट्रीट यानी यूनाइटेड किंगडम के पीएम के दफ्तर के मेन गेट से भिड़ी नजर आई। बताया गया कि इस एक्सीडेंट के वक्त प्रधानमंत्री ऋषि सुनक अपने दफ्तर में ही मौजूद थे। तुरंत पूरे इलाके को खाली करवा लिया गया और पुलिस ने कार के ड्राइवर को हिरासत में ले लिया। वो तो शुक्र रहा कि कार तेज रफ्तार में नहीं थी, इसलिए हादसे में किसी को चोट नहीं आई। लेकिन इस एक्सीडेंट से पूरे ब्रिटेन में हड़कंप मचा है, क्योंकि सवाल उठ रहा है कि जब डाउनिंग स्ट्रीट में आम लोगों की एंट्री ही नहीं है तो फिर कार वहां जा क्यों रही थी। उधर रूस के कब्जे वाले डोनेस्क में यूक्रेन की तरफ से भारी बमबारी की खबर आई। पूर्वी यूक्रेन के डोनेस्क पर पिछले 1 साल से रूस का कब्जा है, लेकिन अब यूक्रेन की फौज वहां हमले तेज कर रही है और वहां कई इलाकों में इसका असर भी दिखने लगा। रूस की फौज का एक सैनिक वहां मीडिया से बात कर रहा था कि अचानक वहां एक तेज धमाका हो गया, जिसके बाद वहां अफरा तफरी मच गई। बदहवास होकर भागते दौड़ते लोग इधर उधर छुपने लगे। कुछ सैनिक तो बम की मार से बचने के लिए सड़क पर ही लेट गए, जबकि कुछ लोग वहां आसपास मौजूद पेड़ों के पीछे छिपकर बचने की कोशिश करते दिखे। यूक्रेन ने वहां इतनी भारी बमबारी की कि कुछ ही मिनटों में पूरे इलाके की शक्ल बदल गई। हर तरफ बर्बादी और तबाही का मंजर दिखा। बताया गया कि हमले में शहर के साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूट को निशाना बनाया गया था, जिसमें एक महिला की मौत हो गई। इस बीच पश्चिमी मीडिया ने क्रेमलिन के अधिकारियों के हवाले से यह दावा किया कि पुतिन के करीबी ही उनकी जान ले सकते हैं, मतलब पुतिन अपने ही लोगों के हाथों मारे जा सकते हैं। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि यूक्रेन के खिलाफ जंग छेड़ने की वजह से पुतिन के कई करीबी उनके खिलाफ हो चुके हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि रूसी सेना यूक्रेन पर हमला करे। लेकिन पुतिन अपनी जिद पर अड़े रहे और उन्होंने पिछले साल 24 फरवरी को यूक्रेन पर धावा बोल दिया। इसी वजह से पुतिन के कई करीबी उनके खिलाफ हो गए और अब पश्चिमी मीडिया ने रूस के राष्ट्रपति भवन के अधिकारियों के हवाले से दावा किया कि पुतिन के करीबी उनकी हत्या कर सकते हैं। ये भी दावा किया गया कि पुतिन की जान लेने के लिए साजिश रची जा चुकी है। कुछ रोज पहले ही यूक्रेन की खुफिया एजेंसी के एक अधिकारी ने बयान दिया था कि रूस के जिन लोगों को मारने के लिए लिस्ट बनाई गई थी, उनमें पुतिन टॉप पर थे। और अब ये दावा किया जा रहा है कि पुतिन के आसपास रहने वाले लोग ही उन्हें मारने की फिराक में हैं। इधर केंद्रीय सिविल सेवा परीक्षा के नतीजों पर विवाद खड़ा हो गया। असल में रिजल्ट आने के बाद 44वीं रैंक पर एक ही नाम के 2 कैंडिडेट ने दावा कर दिया और अपने अपने एडमिट कार्ड भी दिखाए, जिन पर एक ही रोल नंबर दर्ज है और दोनों का नाम तुषार कुमार है। हालांकि दोनों के नाम छोड़कर बाकी सारी डिटेल अलग थी। एक कैंडिडेट बिहार के भागलपुर के रहने वाले हैं, तो दूसरे कैंडिडेट हरियाणा के रेवाड़ी के रहने वाले हैं। यूपीएससी ने जैसे ही रिजल्ट जारी किया, दोनों कैंडिडेटों ने अपने सिलेक्शन का दावा कर दिया। हालांकि हरियाणा के रहने वाले तुषार के घर वालों ने बताया कि वो दिल्ली गए हुए हैं और संपर्क नहीं हो पा रहा है। फोन मिला, फिर फोन नहीं बंद आ रहा कल से, उसके बाद पता ही नहीं हो कहाँ है। वहीं बिहार के भागलपुर के रहने वाले तुषार कुमार ने पुलिस से मामले की शिकायत की। उधर ईरान के मीडिया में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिटेन ने अपने देश के नागरिकों को ईरान की यात्रा नहीं करने की सलाह दी। ब्रिटेन ने आरोप लगाया कि ईरान में ब्रिटिश पासपोर्ट लेकर जाने वाले लोगों को निशाना बनाया जाता है और किसी न किसी बहाने उन्हें जेल में डालने की कोशिश की जाती है। खबर के मुताबिक ब्रिटेन ने अपने नागरिकों को सलाह दी कि ईरान में उनके ऊपर खतरा है, क्योंकि ब्रिटिश पासपोर्ट पर ईरान में मौजूद लोग लगातार वहां की पुलिस के निशाने पर है। और ऐसे ही कई लोगों को हिजाब आंदोलन के दौरान जेलों में ठूस भी दिया गया था, क्योंकि ईरान ने आरोप लगाया था कि वहां हिजाब पर मचे बवाल के पीछे ब्रिटेन का भी हाथ है। इसी वजह से ईरान में रहने वाले ब्रिटेन के नागरिक वहां की पुलिस के निशाने पर रहे, जिसके बाद अब ब्रिटेन ने अपने नागरिकों के लिए चेतावनी जारी कर दी कि वो ईरान जाने से बचें। इधर शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के राम राज्य पर दिए बयान ने नई बहस छेड़ दी, क्योंकि उन्होंने राम राज्य को देश की जरूरत बताया, जबकि बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं। और शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के राम राज्य वाले बयान पर नई बहस छिड़ गई और मामला हिंदू राष्ट्र बनाम राम राज्य होता दिखा, क्योंकि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने राम राज्य को देश की जरूरत बताया, हिंदू राष्ट्र को नहीं। हिंदू राष्ट्र से हमारा कल्याण नहीं होगा, हमको राम राज्य की आवश्यकता। जिसके बाद कांग्रेस इस नई बहस में कूद पड़ी। इंसानियत का धर्म यदि ध्वस्त हो गया तो न राम राज्य काम आएगा, न हिंदू राष्ट्रवाद काम आएगा। पिछले कई दिनों से बागेश्वर धाम वाले बाबा देश के अलग अलग हिस्सों में सभा कर रहे हैं और लगातार हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, लेकिन शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के राम राज्य की मांग ने मामले को अलग ट्रैक पर ला दिया। इस बीच तमिलनाडु सरकार में मंत्री सेंथिल बालाजी के घर समेत उनके कई ठिकानों पर इनकम टैक्स विभाग ने छापे मारे। सेंथिल बालाजी को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन का करीबी माना जाता है। दावा है कि वो काफी दिनों से इनकम टैक्स विभाग के रडार पर थे।
जिसके बाद आयकर विभाग ने चेन्नई और कुरूर में मौजूद उनके करीबियों के घर पर छापे मारे। जानकारी के मुताबिक कुरूर में सेंथिल बालाजी के भाई के घर पर कई घंटों तक छानबीन चली। साथ ही चेन्नई में मौजूद उनके एक घर पर भी इनकम टैक्स विभाग की टीम ने तलाशी अभियान चलाया। इसके अलावा पूरे तमिलनाडु में मौजूद उनसे जुड़े करीब 40 ठिकानों पर एक साथ छापे मारे गए। इस दौरान उन ठेकेदारों और कारोबारियों से पूछताछ भी की गई जिनके तमिलनाडु सरकार में मंत्री सेंथिल बालाजी से अच्छे संबंध हैं। इधर एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर रिसर्च करने वाली अमेरिका की नामी कंपनी ओपन एआई के सीईओ ने यूरोप में काम बंद करने की धमकी देने के बाद यू टर्न ले लिया। यूरोपियन यूनियन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर कानून बना रही है। इसी बात पर भड़ककर ओपन एआई के सीईओ ने पहले कहा था कि अगर कानून ज्यादा ही सख्त हुआ तो उनकी कंपनी यूरोप से निकल जाएगी। लेकिन जब ओपन एआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन के बयान पर पूरी दुनिया में हंगामा मच गया तो वो अपने बयान से पलट गए। उन्होंने विवाद से अपना पीछा छुड़ाने के लिए ट्विटर पर लिख दिया कि कंपनी यूरोप में काम जारी रखने के लिए उत्सुक है और उसका यूरोप से निकलने का कोई प्लान नहीं है। ओपन एआई वही कंपनी है जिसका बनाया एडवांस चैटबॉट चैट जीपीटी पूरी दुनिया में छाया हुआ है, मगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी स्मार्ट तकनीक से चलने वाले प्लेटफॉर्म की चुनौतियों से पूरी दुनिया दो चार हो रही है। इसलिए कई देश उन पर लगाम लगाने की तैयारी में है। उधर उत्तरी अमेरिकी देश मेक्सिको में फटे ज्वालामुखी में लगातार विस्फोट होने से दहशत फैल गई। ज्वालामुखी से लगातार राख और धुआं निकल रहा है जो हवा के रुख के साथ और खतरनाक होता जा रहा है, जिसने लोगों की परेशानी बढ़ा दी। यही नहीं, ज्वालामुखी में लगातार विस्फोट हो रहा है जिसकी वजह से डराने वाले हालात बन गए। प्रशासन को आसपास के इलाकों में स्कूल तक बंद करने पड़े क्योंकि दावा यह किया गया कि ज्वालामुखी के 100 किलोमीटर के दायरे में करीब 2.5 करोड़ लोग रहते हैं। ये ज्वालामुखी मेक्सिको के पुएब्ला में फटा जो 15 मई से ही धधकने लगा था और अब उससे निकलने वाली राख और धुआं आफत बन चुके हैं। लगातार हो रहे विस्फोट ने तो लोगों की हालत और खराब कर दी क्योंकि इसकी वजह से मेक्सिको सिटी में कई विमानों को रद्द करना पड़ा जबकि कुछ ने देरी से उड़ान भरी। इधर उत्तर प्रदेश के मेरठ में नगर निगम के शपथ ग्रहण समारोह में वंदे मातरम गीत गाने के दौरान जमकर बवाल हुआ जिसमें ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के पार्षद और बीजेपी पार्षद आपस में भिड़ गए क्योंकि आरोप है कि एआईएमआईएम के पार्षद वंदे मातरम के दौरान खड़े नहीं हुए थे, जिसके बाद लोगों से खचाखच भरे हॉल के अंदर पहले धक्का मुक्की शुरू हुई, फिर नौबत मारपीट तक आ गई। हालांकि पुलिस और जिला प्रशासन के अधिकारियों ने एआईएमआईएम पार्षदों को शपथ ग्रहण समारोह से बाहर निकाल दिया। वहीं बीजेपी नेताओं के भी इस मामले में तेवर तल्ख दिखे। वंदे मातरम का गान आज नहीं तो कल तो करेंगे, भारत माता की जय बोलेंगे। बीजेपी पार्षदों का आरोप है कि कार्यक्रम की शुरुआत में वंदे मातरम गाने के दौरान एआईएमआईएम के पार्षद कुर्सी पर ही बैठे रहे, जिसके बाद बीजेपी पार्षदों और कार्यकर्ताओं को गुस्सा आ गया और फिर हंगामा शुरू हो गया। उधर आर्मेनिया अपने दुश्मन अजरबैजान के खिलाफ दो देशों के बीच विवाद सुलझाने वाली यूएन की इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस पहुंच गया। उसने कोर्ट से अपील की कि वो आर्मेनिया से नागोर्नो कराबाख तक जाने वाले लाचिन कॉरिडोर नाम की सड़क से अजरबैजान का ब्लॉकेड हटवाए, जो कि अजरबैजान ने पिछले महीने से लाचिन कॉरिडोर की एंट्री पर लगाया हुआ है। और लाचिन कॉरिडोर नागोर्नो कराबाख को आर्मेनिया से लिंक करने वाला इकलौता रास्ता है। नागोर्नो कराबाख आर्मेनिया से सीधा जुड़ा हुआ नहीं है, वो अजरबैजान की सीमा के अंदर आता है। इसलिए आर्मेनिया को नागोर्नो कराबाख तक पहुंचने के लिए लाचिन कॉरिडोर की जरूरत है। नागोर्नो कराबाख में आर्मेनियाई मूल के लोग बहुसंख्यक हैं, इसलिए आर्मेनिया की वहां जान बसती है। यही वजह है कि वो चाहता है कि अजरबैजान लाचिन कॉरिडोर को खोल दे। इस बीच इटली के नौसैनिकों ने भूमध्य सागर में फंसे सैकड़ों लोगों की जान बचाई। उसने 2 दिनों के अंदर करीब 1000 लोगों का रेस्क्यू किया। बताया गया कि सवार सभी लोग लीबिया से निकले थे जो भूमध्य सागर में फंस गए, जिसके बाद उन्हें बचाने के लिए इटली के नौसैनिक पहुंचे और रात में ही उन्होंने उनका रेस्क्यू किया। भूमध्य सागर में फंसे सभी लोगों की मदद करने के लिए नौसैनिक पूरी तैयारी के साथ पहुंचे और उन्होंने उन्हें दूसरी नाव पर शिफ्ट किया। इटली के नौसैनिकों ने रात में 650 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू किया। इससे पहले उन्होंने 400 से ज्यादा लोगों की जान बचाई थी, लेकिन 500 लोगों से भरी एक नाव अब भी लापता होने की खबर है। खबर है कि लापता नाव में 45 महिलाएं और 56 बच्चे सवार थे, जिनकी तलाश जारी है। इटली की तरफ से इसके लिए टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया, क्योंकि अब भी सैकड़ों लोग लापता हैं, जिन्हें ढूंढने के लिए दिन रात कोशिश की जा रही है। उधर इजराइल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक में एक फिलिस्तीनी शरणार्थी कैंप पर इजराइल की सेना की रेड ने जंग की शक्ल ले ली। बताया गया कि छापे से भड़ककर फिलिस्तीन के चरमपंथियों ने इजराइल के सैनिकों पर फायरिंग शुरू कर दी, तो वहीं इजराइल ने भी एंटी टैंक मिसाइलें चला दी और इजराइल की सेना और फिलिस्तीन के लोगों के बीच जबरदस्त झड़प शुरू हो गई। बताया गया कि इजराइल ने अपना मिलिट्री ऑपरेशन इसलिए चलाया क्योंकि वो कैंप में छिपे चरमपंथियों को गिरफ्तार करना चाहता था, लेकिन इजराइल के एक्शन पर आग बबूला फिलिस्तीनियों ने टायर फूंक दिए। उन्होंने पत्थरबाजी शुरू कर दी और इजराइल के सैनिकों पर पेट्रोल बम दे मारे। जवाब में इजराइल की सेना ने भी लोगों पर फायरिंग कर दी। इस हिंसा में कम से कम 8 लोग घायल हो गए।